वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम बात करेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर जिले की। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 29 सितंबर 1995 को इसकी जो स्थापना हुई थी, मुख्यमंत्री मायावती ने इस जिले की जो है स्थापना की थी। इसका श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। फैजाबाद से अलग होकर बना अंबेडकर नगर वस्त्र उद्योग के लिए खास पहचान रखता है। तो क्षेत्र की माटी में जन्मे कई हस्तियों ने इसके गौरव को बढ़ाया है। परंपरागत उद्योगों में क्षेत्र को विकास की दरकार है। आज भी यहाँ विकास की जरूरत है। इस जिले में विकास की तमाम संभावनाएं हैं, लेकिन बुनकरों के लिए प्रसिद्ध इस क्षेत्र की अपनी कुछ समस्याएं भी हैं। इसी पर आज हम इस खास चर्चा को करेंगे और आज हमारे साथ इस चर्चा पर खास मेहमान जुटेंगे। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। अंबेडकर जिले की स्थापना 29 सितंबर 1995 को हुई। ये जिला अपनी एक विरासत लिए हुए है। समाजवादी व्यवस्था के लिए आवाज उठाने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर गणेश जेटली की इस भूमि में समाज सुधार के नारे हमेशा गूंजते रहे। इस जिले को डॉक्टर आम्बेडकर का नाम मिला, जिन्होंने वंचित वर्गों, महिलाओं, समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए अथक काम किए। आम्बेडकर नगर जिला अपनी प्राचीन कला, संगीत, सुंदर भवन, ऐतिहासिक दुर्गों के लिए जाना जाता है। पावन सरयू नदी भी यहीं बहती है। तमसा और बिसोई के संगम पर ही राजा दशरथ और श्रवण कुमार से जुड़ी कहानी प्राचीन ग्रंथों में कही जाती है। यही भूमि बाबा गोविंद सिंह की तपोस्थली है और यही सूफी संत मखदूम अशरफ सिमनानी की दरगाह है। कभी इस क्षेत्र में सम्राट अकबर आए थे। उन्होंने जिस बस्ती को बसाया था उसे अकबरपुर कहा गया। यही अकबरपुर आज जिले का मुख्यालय है। इस जिले ने एक खास पहचान पावरलूम उद्योग में बनाई और जिले के टांडा, अकबरपुर, जलालपुर अपने टेरिकोटा, सूती कपड़े, लुंगी, गमछा के लिए देश दुनिया में जाना गया। 43,000 कारीगरों को सीधा रोजगार मिला है। लेकिन जिस स्तर पर यहाँ इस उद्यम को बढ़ावा मिलना चाहिए था, इस क्षेत्र के विकास और गुणवत्ता के लिए प्रयास होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ। जबकि स्वरोजगार की दिशा में यहाँ पावरलूम और हैंडलूम से निर्मित वस्त्रों पर पूरा व्यापार निर्भर है। वैसे जनपद में एक ताप विद्युत गृह, एक चीनी मिल और सीमेंट उत्पादक संयंत्र हैं। कई दर्शनीय स्थल हैं जिन्हें पर्यटन विकास से जोड़ा जाना चाहिए। युवाओं को रोजगार चाहिए, साथ ही कृषि को उन्नत बनाने की जरूरत है। स्वरोजगार की दिशा में सरकार की पहल होनी चाहिए। अंबेडकर नगर जिले के पूर्व में गोरखपुर, पश्चिम में फैजाबाद, उत्तर में बस्ती, दक्षिण में सुल्तानपुर जिला है। अंबेडकर जिले की स्थापना तो हुई, लेकिन अपने पड़ोसी जिलों की तुलना में ये जिला सुर्खियों में कम रहा। राजनीतिक गतिविधियों में भी इसके पड़ोसी जिले जिस तरह से चर्चा में रहते आए हैं, उस स्तर पर 5 विधानसभा क्षेत्र के बावजूद कम चर्चा में रहा है। लेकिन इस क्षेत्र का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तमाम पहलू से अपना महत्व रहा है। अंबेडकर नगर जिला तो बन गया, लेकिन इसकी प्रगति के लिए कई दिशाओं में कदम उठाए जाने चाहिए। इस जिले की समृद्धि बुनकरों को खुशहाल रखेगी। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी के लिए हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ प्रतिमा यादव है, जिला पंचायत सदस्य है वहाँ से। हमारे साथ सरिता गुप्ता है, नगर पालिका अध्यक्ष है वहाँ से। हमारे साथ आनंद हीराराम जी हैं, प्रोफेसर हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ महेंद्र प्रताप सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ नरेंद्र मोहन सिंह भी जल्द ही जुड़ेंगे, ब्लॉक प्रमुख है वहाँ से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आनंद जी आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि आप प्रोफेसर भी हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते रहे। आनंद जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी 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 आनंद जी, क्योंकि अंबेडकर नगर जिले की बात है तो आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि वहाँ कौन कौन से वो मुख्य कारण है जिसको लगता है कि जिस वजह से जिला बना, वास्तव में उसका जो लाभ मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिल पाया है, या उस जिले का लाभ बहुत ज़्यादा मिल गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवाल हैं कि विकास की गति वहाँ क्या है और मुख्य जो रोजगार है, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कि जिस तरीके से वहाँ टेरिकोट और सूती जो कपड़े हैं उसका बड़ा काम रहा है, उसके बाद भी पलायन बहुत ज्यादा है। तो क्या कहेंगे आप जी? देखिए,
29 सितंबर 1995 के जिला का निर्माण हुआ जी और तात्कालिक मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया शिव बाबा पवित्र स्थल से। जी और आपका कहना है कि किस तरह से जिस तरह विकास होना चाहिए उस तरह विकास नहीं हुआ। अंबेडकर नगर में अर्थव्यवस्था के मामले में गन्ना चीनी मिल है, अकबरपुर चीनी मिल है और टांडा टेरीकाट है, जहां पावरलूम, हैंडलूम के तहत लगभग 50,000 लोग रोजी रोटी पाए हैं। लेकिन जिस तरह से इसको होना चाहिए था, विश्व के पटल पर पहुंचना चाहिए था, लेकिन पहुंच नहीं पाया, क्योंकि व्यवस्था ना होने के कारण सरकारों की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई, कच्चे धागे में छूट नहीं दिया गया, पर्याप्त विद्युत नहीं मिल पाई, जिसके वजह से उस हिसाब से विश्व के पटल पर नहीं पहुंचा है। तब अम्बेडकर नगर में 45,000 करीब लोग रोजगार पाए हैं। हर घर से लोग रोजी रोटी के लिए जाते हैं और एक बड़ा समझिए उनको रोजगार मिला हुआ है। गन्ना चीनी मिल है, इससे किसानों को लाभ होता है। आनंद जी, अगर हम खेती की बात करें तो गन्ना मिल, आपने बोला कि वहाँ एक बड़ी गन्ना मिल है, तो गन्ने की जो खेती है उसे लेकर लोगों में जागरूकता है, गन्ना ज्यादा हो रहा है या किसी और खेती पर भी रुख कर रहे हैं किसान? गन्ना ज्यादा हो रहा, लेकिन गन्ने की परेशानी जैसे पर्ची नहीं मिल पाती, टाइम से उनका खेत खाली नहीं हो पाता है। जो पुराने गन्ने हैं, जो जिसको कहते कई साल तक लोग बोते लगाते हैं, उसमें गेहूं लेते हैं, सरसों लेते हैं, लेकिन खाली नहीं हो पाता, सुविधा नहीं है, समुचित व्यवस्था नहीं है गन्ने की पर्ची की और तौल की। और सबसे बड़ी समस्या है कि उनका भुगतान नहीं हो पाता है, झेलते हैं किसान, इसलिए उनका मोह धीरे धीरे भंग हो रहा है। लेकिन उनकी मजबूरी है, कहाँ जाए, घाटे खेती करना पड़ता है उनको। और अंबेडकर नगर आय का स्रोत, यहाँ के किसान पिपरमिंट की खेती करते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ 20 साल से 1,000 से लेकर 1,500 के बीच ही प्रति लीटर बिक पाता है। इसमें कहीं न कहीं से खामी है, अव्यवस्था है और क्रय विक्रय की व्यवस्था नहीं है, खपत की व्यवस्था नहीं है, जिससे समुचित विकास अंबेडकर नगर का नहीं हो पाता। जी सर। नहीं, बिल्कुल समुचित विकास की ही बात करने के लिए आए हैं और उसी की जानकारी ले रहे हैं। और देखिए, हमारे साथ महिला सशक्तिकरण का साक्षात उदाहरण भी सामने बैठे हैं। दो महिलाएं अभी हमारे साथ बनी हुई हैं। मैं प्रतिमा यादव जी, क्योंकि आप जिला पंचायत सदस्य हैं, तो क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की बात हम कर रहे थे, ग्रामीण भारत हमारा ये कार्यक्रम है, तो जिला पंचायत सदस्य के तौर पर अगर हम बात करें तो जिले की जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि पंचायत जो है वो पूरे जिले की रीढ़ कहा जाता है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या चल रहा है अंबेडकर नगर में? गांव में सबसे ज्यादा शिक्षा फैली हुई है, बेरोजगारी है और अशिक्षा के कारण जातिवादिता फैली हुई है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और कुरीतियां बढ़ रही हैं, अंधविश्वास बढ़ रहा है और इसी वजह से जिले में विकास रुका हुआ है। सबसे पहले शिक्षा को बढ़ावा देना है, तभी हमारा जिला आगे बढ़ेगा। शिक्षित होंगे। प्रतिमा जी, कितने महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए कॉलेज है वहां पर? यहाँ पर लगभग 4 से 5 सिर्फ डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज हैं और इंटर कॉलेज GGICs हैं, लेकिन कॉलेज हैं, लेकिन उसमें टाइम से स्कूल नहीं खुलेंगे, कॉलेज नहीं खुलेंगे और कोरोना की आड़ में बार बार स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं। तो बहुत सब कुछ यहाँ डेवलप है, सब कुछ से मेडिकल कॉलेज है, तो उसमें संसाधन ना रहने की वजह से जितने भी मरीज हैं उनको लखनऊ रिफर किया जाता है, जबकि मेडिकल कॉलेज है
सारे संसाधन यहाँ हैं और थे भी, लेकिन वो सारे संसाधन इधर उधर गायब कर दिए गए। अच्छा प्रतिमा जी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र है उन्हें लेकर आप क्या देखती हैं, क्योंकि आप तो खुद जनप्रतिनिधि हैं? जी जी जी, वही समस्या है कि सीधे मेडिकल कॉलेज ना जाने के बजाय जिला अस्पताल से सीधे लखनऊ ट्रामा सेंटर भेजा जाता है, जबकि हमारे जिले में मेडिकल कॉलेज है और सारी सुविधा वहाँ पे होनी चाहिए। और फिर क्यों कोई भी ग्रामीण गरीब मरीज को लखनऊ भेजा जाए। तो हम चाहते हैं कि हमारे मेडिकल कॉलेज में सारी सुविधाएं उपस्थित हों, मुहैया कराया जाए, ताकि हमारे अंबेडकर नगर के लोगों को मजबूर होकर लखनऊ या फिर दूसरे अन्य राज्यों में या फिर दूसरे शहरों में ना जाना पड़े। अच्छा, अगर प्रतिमा जी देखें, जिला पंचायत को बहुत सारा फंड मिलता है, बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, तो आपको नहीं लगता कि कुछ काम जिला पंचायत स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर और जो ग्राम प्रधान है उस स्तर पर भी होने चाहिए, जो खास कर जिसकी कमी सबसे ज़्यादा देखी जाती है? जी जी जी, बिल्कुल होने चाहिए। जगह जगह देखिए जल भराव है और बरसात में जल भराव हो जाता है। हम लोग प्रस्ताव बनाकर देते हैं, कुछ पास होते हैं, कुछ नहीं पास होते हैं। आने वाले समय में उसका हम लोग निराकरण करेंगे, हम लोग सदन में आवाज उठाएंगे। हम लोग की जब मीटिंग होती है, सभी अधिकारियों को उपस्थित होना चाहिए, लोग आ नहीं पाते, तो हम लोग किससे अपनी समस्याएं कहने जाएं। और इसी तरीके से जैसे कि हमारे किसानों को एक तरफ शासन और प्रशासन के लोग कहते हैं कि उत्पादकता में बढ़ावा दी जाए, आधुनिक उपकरण से खेती किया जाए और खेतों में आधुनिकता से खेती हो ताकि उत्पादन ज्यादा हो। एक तरफ उत्पादन ज्यादा हो जाता है, दूसरी तरफ क्रय केंद्रों पर जैसे कि लेवी, अभी धान की बिक्री बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। जनवरी के महीने में बारिश हो गई, धान सड़ गए और अभी फिर देखिए गेहूं का सीजन आ रहा है। हम चाहते हैं उससे पहले समस्या हो, उससे पहले उसका समाधान हो जाए, ताकि हमारे किसानों को ये समस्याओं का झेलना ना पड़े। क्योंकि जो बड़े खेती है उन्हीं का सिर्फ लेवी पर, क्रय केंद्रों पर कब्जा हो जाता है। इससे हमारे, चाहे हमारा जिला पंचायत क्षेत्र हो, चाहे हमारा अंबेडकर नगर हो, कहीं भी हो, ये समस्या आपकी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो फिर जो है समस्याएं ज्यादा बढ़ रही हैं। जी नहीं, ध्यान बिल्कुल, देंगे आप सब भी। समस्याओं जी का समाधान जरूर होना चाहिए। महेंद्र प्रताप जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, अगर महेंद्र प्रताप की नज़र से हम देखें तो जिले को लेकर आपको क्या लगता है कि जिले का जो विकास है वो कहाँ अछूता रह गया और वास्तव में इसके पीछे के कारण क्या हैं महेंद्र प्रताप जी? और उसके अलावा जो जिले के अंदर बुनकर जिला इसे कहा गया था और ये कहा गया था कि यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन अगर आप देखें महेंद्र प्रताप जी तो जो चर्चा में है, चर्चा की अगर बात करें तो अंबेडकर नगर जो जिला है वो चर्चा में बहुत कम रहता है। ऐसे कौन से कारण है? आखिर वहां क्या मानते हैं, राजनीतिक चूक मानते हैं या फिर जागरूकता की कमी है? जी चौथा है, असबर है, तमाम ऐसे पार्ट हैं शहर के जहाँ से, लेकिन वो बुनकरों को जो है बाजार नहीं मिल पा रहा है। जो अपना माल बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, उनको जो है ना बिक्री का कोई बाजार है, ना वहाँ से रेलगाड़ी कनेक्ट है कि अपना माल वहाँ से लाद कर कहीं बड़े मार्केट में लेकर जाए। तो आसपास के जिले में ही अपने व्यवस्थाओं से चला रहे हैं। और बाकी रही कृषि और स्वास्थ्य का, तो स्वास्थ्य में CSC PSC पर जो है सबसे बड़ी कमियां हैं तो स्टाफ और डॉक्टरों। इससे जो है जैसे रात में किसी को कोई इमरजेंसी का आवश्यकता पड़ी तो गांव पर वो सेवा नहीं मिल पाएगी। यहाँ तक कि जिला अस्पताल में भी आने पर तो जो है काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो डॉक्टरों और स्टाफ की कमी है ग्रामीण इलाकों में। नहीं, बिल्कुल कमियां हर जगह है, लेकिन कितने विधायक अगर हम बात करें महेंद्र प्रताप जी आपके वहाँ हैं? हमारे यहाँ 5 विधायक हैं। तो उसके बाद भी इस तरीके की कमियां देखने में आती हैं? हाँ, तो पिछले गवर्नमेंट में भाजपा के 2 थे, इस बार समाजवादी के 5 विधायक हैं। तो हालांकि जो विधायक हुए हैं कद्दावर नेता रहे हैं, तो प्रोफाइल बहुत बड़ी है राजनीतिक उसमें जी, लेकिन अब
अब उनके पास जो मामला जाता है वो तो कहते हैं कि अब सरकार में है नहीं, तो थोड़ा सा जो है असमर्थता जताते हैं। तो सरकार में नहीं है तो काम नहीं होंगे। हाँ, जो मेजर काम है नहीं हो पा रहे हैं। सड़कें वड़कें बहुत खराब हैं, संपर्क मार्ग की स्थिति काफी डामाडोल है। जिला पंचायत हैं, ब्लॉक हैं, उसके बाद विधायक 5-5 एक जगह से हैं, तब भी अगर ऐसी स्थितियां रहें तो वास्तव में बहुत कुछ जनता को सोचना चाहिए। सरिता जी, आप तो खुद नगर पालिका अध्यक्ष हैं। सरिता जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, सरिता जी, आप खुद नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। ऐसे में अगर हम बात करें नगर की, तो नगर को लेकर आपको क्या लगता है कि वास्तव में जिस तरीके के विकास होना चाहिए उस तरीके की जो चलन में है नगर आपका दौड़ रहा है, या वहां पर भी अभी बहुत सारी चीजों की कमियां हैं? क्योंकि बहुत सारे सवाल खड़े हुए, और खासकर स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो। की बात, देखिए स्वास्थ्य की बात में मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल में कमियां बताई है, तो पहले बताना चाहूंगी कि में जब हमारा जिला अंबेडकर नगर बना था, उस समय मुख्यमंत्री मायावती जी थी और उसके बाद सपा के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद भी सपा के मुख्यमंत्री थे। मतलब 3-4 बार के बाद इस बार मौका आया था कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हुए थे जी। और उनके समय के बाद से जो मेडिकल कॉलेज में कमियां लगातार बनी हुई थी, वो कमियों को दूर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। प्रयास की श्रेणी में मैं आपको बताना चाहूंगी, कोरोना काल में वहां पर 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। जिला अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अंबेडकर नगर में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। डायलिसिस की सुविधा आप ही के माननीय पत्रकार महोदय जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्हीं के पेपर में हम ही लोगों द्वारा उद्घाटन किया गया था। डायलिसिस की सुविधा अभी जल्दी ही लागू हुई है। लोगों को पहले बाहर जाना पड़ता था डायलिसिस कराने के लिए, गाँव के लोगों को। और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मैं जानकारी के लिए आंकड़ों के साथ बैठी हूँ जी। 270 हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें से 147 हेल्थ वेलनेस सेंटर बन चुके हैं, जिनमें डॉक्टर भी हैं। मैं मानती हूँ जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स की कुछ कमी है, और वो कमी शायद इसलिए है कि डॉक्टर्स को प्राइवेट करने में उनका ज्यादा फायदा हो जाता है और उनको लगता है कि सरकारी नौकरी में हम बंध जाएंगे, हमें अपना प्राइवेट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस वजह से ज्यादा डॉक्टर्स ग्रामीण क्षेत्रों में आना नहीं चाहते हैं। और हमारा अंबेडकर नगर ग्रामीण क्षेत्रों में आता है, थोड़ा ग्रामीण जिला है, इसलिए यहाँ पर ज्यादातर डॉक्टर्स आना पसंद नहीं करते। फिर भी अब ये नियम बनाया गया है कि अब जो भी नीट क्वालिफाई करेगा, डॉक्टर बनेगा, वो पहले 10 साल सरकारी जॉब करेगा, उसके बाद ही उसको प्राइवेट की सुविधा मिल सकती है। तो इससे कुछ आगे सुधार आने की उम्मीद है कि आगे भी बहुत सारे ऐसे सुधार होने वाले। सिटी स्कैन की सुविधा, एक्सरे की सुविधा, एक्सरे की तो पहले सुविधा थी, लेकिन सिटी स्कैन की सुविधा अभी जल्दी लागू हुई है भाजपा सरकार में। मेडिसिन की पहले से ज्यादा अच्छी सुविधा और सब्सिडी के साथ हुई है। पीको वार्ड बनाए गए बच्चों के लिए। कोरोना काल में तीसरी लहर की से पहले की तैयारी के लिए लगभग 200 बेड का पीको वार्ड बनाया गया है। तो ये हेल्थ के क्षेत्र में तो ये मैंने आपको बताया जी। सरिता जी, अगर बात महिलाओं की, बेटियों की करें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है शिक्षा की, इस बात पर सभी ने बोला भी है कि शिक्षा की कहीं ना कहीं कमी वहां लगती है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा की कमी तो मुझे लगता है भाजपा सरकार में नहीं है जी। अब जो मतलब पहले जो सरकार थी, मैं ये नहीं कहूंगी शिक्षा नहीं थी, उस समय स्कूल नहीं थे, सब कुछ थे, लेकिन कहीं ना कहीं सुविधाओं की कमी थी, स्कूलों की हालत जर्जर थी, टीचर्स की कमी थी, टीचर्स नहीं थे, और जो टीचर्स थे भी वो पता नहीं उनकी नियुक्ति कैसे हुई थी कि उनको कुछ आता नहीं था। अभी जो टीचर है वो गुणवत्ता परक उनकी परीक्षा के बाद जो उनको नौकरी मिली है और उनको आता है, उनको उसी प्रकार से ट्रेन किया जा रहा है कि वो बच्चों को कैसे शिक्षा देंगे। और अभी जो नई केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा नीति लाई गई है, उसके तहत भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सुधार होने वाला है। और ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, तो आज ग्रामीण क्षेत्र के विषय में भी बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार से ग्रामीण बच्चे, क्योंकि वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे और उनके माँ बाप उनको पढ़ाना पसंद ही नहीं करते थे, खेती कराना, काम कराना,
ये यहाँ के परिवारों की मानसिकता बन चुकी थी। लेकिन कोरोना काल कह रही हूँ, जब से भाजपा सरकार आई है, भाजपा सरकार में जागरूकता इतनी तेजी से फैलाई गई, शिक्षा फ्री कर दी गई है, बच्चों को यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, कॉपी, किताब, बैग और सारी शिक्षा की वस्तुएं फ्री में दी जा रही हैं, यूनिफॉर्म दिए जा रहे हैं, उनको मिड डे मील दी जा रही है और वो भी उसकी भी क्वालिटी टाइम टाइम पे चेक होती है। तो आपको लगता है सरिता जी की शिक्षा को लेकर कोई बहुत ज्यादा सवाल अंबेडकर नगर जिले में नहीं है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि विद्यालयों में स्टूडेंट बढ़े हैं, गरीब लोग भी आज अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर सरकार हमारे लिए मुफ्त कर रही है चीजें तो कहीं ना कहीं शिक्षा आवश्यक है। और वो देख रहे हैं कि लोग शिक्षित हो करके अच्छी अच्छी चीजों में जा रहे हैं, तो सबको शौक होता है अपने बच्चों को पढ़ाने का। कहीं ना कहीं गरीबी उनका रोड आती नहीं, बिल्कुल, और रहना भी चाहिए। शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा लेनी भी चाहिए और सबको उसके प्रति जागरूक भी रहना चाहिए। हमारे साथ नरेंद्र मोहन सिंह भी जुड़े हुए हैं। नरेंद्र मोहन जी, आप तो खुद ब्लॉक प्रमुख हैं, तो ब्लॉक क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है, जिला पंचायत और ब्लॉक ये ऐसी चीज है जो सबसे अहम एक कड़ी रहती है। और जो नगर पालिका है, ये तीनों ऐसी चीज हैं जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता भी है और लोग सबसे ज्यादा वहां जाते भी हैं। तो आप अगर जिले के अंदर देखें, और आप तो खुद ब्लॉक प्रमुख हैं, तो आज जो ब्लॉक्स के अंदर पैसा आता है, जिस तरीके का जो फंड वहां पर आता है, उसे लेकर अब क्या व्यवस्थाएं हैं और ब्लॉक के अंदर जो चीजें होनी चाहिए, जो छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र हैं या स्पोर्ट्स फैसिलिटी, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा एक आजकल चलन चल रहा है, उसे लेकर वहां क्या आपको लगता है संभावनाएं, और कितने स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जो बंद पड़े हैं, और या वास्तव में कितने ऐसे जो चल रहे हैं और अच्छे से चल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा सरिता जी को कि उन्होंने हमारे जिले की तस्वीर बड़े अच्छे ढंग से रखी। और जहां तक स्वास्थ्य केंद्रों की बात है, तो स्वास्थ्य केंद्र तो सभी चल रहे हैं जी। थोड़ी बहुत दिक्कतें कहीं कहीं हैं, उसको हमने बीच में सीएमओ से मिलके और बाकायदा लिखित पत्र दिया था। जैसे हमारे हंसवर, जिस ग्राम सभा का मैं रहने वाला हूँ, यहाँ की पीएससी में कुछ कमियां थी, तो मैंने सीएमओ साहब को बाकायदा कमियां सब नोट कराई थी। उसमें से काफी उन्होंने कमियां दूर भी की और कुछ बची हैं वो भी फ्यूचर में ठीक हो जाएगी। और बाकी शिक्षा के क्षेत्र में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काफी सुधार है। आप आज से 10 साल पहले के प्राइमरी स्कूल को देखें और आज का प्राइमरी स्कूल देखें, जमीन आसमान का अंतर है। मतलब चेयर्स में, रूम की क्वालिटी में और बच्चों की शिक्षा में काफी सुधार है। महिलाओं की शिक्षा, बेटियों की शिक्षा, उसे लेकर आप क्या कहेंगे वहां पर? देखिए, हम तो अभी कुछ दिन हुआ, करीब इलेक्शन से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले हमने इनॉग्रेशन किया था हमारे ब्लॉक में। वो छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से मतलब टेक्निकल ढंग से शिक्षा देते हैं कि मतलब जैसे कोई चीज बना दी कि अरे सॉरी, कॉल आ गई जी। हाँ जी, कॉल एक आ गई थी बीच में। जी जी, बोलिए बोलिए। बड़े ही अच्छे ढंग से कि जिसमें बच्चे इंटरेस्ट लेके उन चीजों को सीख पाए, जो गिनती सीखनी है या मंत्र सीखने हैं, तो उसका एक अलग चार्ट टाइप का उन्होंने ऐसे गोल सर्किल बना के उसमें ऐसे घुमा के, मतलब बहुत ही अच्छा मुझे लगा। उसको जो है प्री नर्सरी एजुकेशन कहते हैं, तो उस तरह से हमारे ब्लॉक में हम लोगों ने इनॉग्रेट किया था, तो वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी शिक्षा तो पहले से बहुत सुधार है शिक्षा में हमारे यहाँ। जी जी, नहीं, पहले से बहुत ज़्यादा सुधार है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे सवाल जरूर हैं। अच्छा, एक चीज़ देखें, क्योंकि ब्लॉक की बात हो रही है, तो ब्लॉक के अंदर जो महत्वपूर्ण है, ग्रामीण सड़कों की बात हो रही थी। हम वहाँ लगातार लोगों से बात भी कर रहे थे, तो कह रहे थे कि जो ग्रामीण सड़कें हैं उन्हें लेकर कुछ सवाल थे। उन्हें लेकर आपको क्या लगता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ब्लॉक के लोग काम नहीं करना चाहते, कुछ इस तरीके की बातें भी आई हैं, क्या कहेंगे आप? जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ग्राम सभा में भी पैसा जाता है, जो वहाँ की ग्राम सभा के अंदर की सड़कें हैं उसकी रिपेयरिंग के लिए, उसमें नाली के लिए पैसा जाता है। क्षेत्र पंचायतों में जो पैसा आता है उसको एक गांव से दूसरे गांव को कनेक्ट करने के लिए आता है। तो अभी जैसे हम तो अभी एक साल अभी हुआ, हमें 1 साल होने जा रहा है ब्लॉक प्रमुख हुए। हमने अभी करीब 45 परियोजनाएं अपने यहाँ ली हैं, 45 ग्राम सभाओं में जी। तो हमारे यहाँ कुल 69 ग्राम सभाएं हैं और हमारे यहाँ 96 बीडीसीओ की संख्या है, क्षेत्र पंचायत सदस्यों की। तो हमने बीडीसी बैठक में तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं आ रही इस बार?
नहीं, पैसे की तो दिक्कत नहीं है, पैसा तो पर्याप्त आ रहा है, क्षेत्र पंचायत में भी आ रहा है, ग्राम पंचायत में भी आ रहा है, जिला पंचायत में भी आ रहा है जी। पैसा ठीक ठाक आ रहा है और काम भी हो रहा है और पूरी गुणवत्ता के साथ हो रहा है। करीब 41 परियोजनाएं हमने ली हैं अभी और बाकी अब ये इलेक्शन खत्म होंगे फिर बीडीसी बैठक करके फिर नई और परियोजनाएं हम लेंगे। अच्छा नरेंद्र जी, क्योंकि आप तो ब्लॉक प्रमुख है, गांव से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे गांव आपके, आप खुद ही बता रहे हैं कि 96 तो आपके बीडीसी मेंबर ही हैं। अगर देखें तो पलायन क्यों है वहां ज्यादा? नहीं, पहले था पलायन जी, अब नहीं, अब नहीं है ना 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 जी। अब तो तमाम लोन भी हो रहे हैं, गवर्नमेंट प्रोत्साहित कर रही है कि अपने छोटे छोटे उद्योग शुरू करें लोग। हमने खुद ही कई लोगों का शुरू कराया जी। जैसे साबुन का उद्योग शुरू किया एक बच्चे ने, हमारा ही बगल के गांव से है जैनुद्दीनपुर, और अच्छा चला उसको, मतलब उद्योग से उसको सब्सिडी बैंक से सब्सिडी करा के दिलवाया गया। तो ऐसे ऐसे अब लोग स्वरोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं, खुद अपना रोजगार करना चाहते हैं और उसमें लोगों का फायदा भी ज्यादा है। तो पलायन तो पहले की अपेक्षा बहुत कम हो रहा है, धीरे धीरे लोग वापस आ रहे हैं और बाकी कुछ है बच्चे जो कि बाहर जाके काम करते हैं, पहले से ही करते आ रहे हैं, तो भाई उनको वही ठीक लगता है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि काफी लोग अब गांव की तरफ मुखातिब हैं और यहीं पे अपना रोजगार कर रहे हैं, अपना अपना मतलब कि अब विकास की दौड़ में अंबेडकर नगर बढ़ रहा है, ये आप? हाँ जी, बिल्कुल बढ़ रहा है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इस सरकार में तो निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने हर दिशा में, हर क्षेत्र में ध्यान दिया है। चलिए, बहुत सारे क्षेत्र अभी भी हैं, जाइएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी, बहुत सारे सवाल अभी भी हैं। यहाँ एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे आपके बीच। अम्बेडकर जिले की स्थापना 29 सितंबर 19ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम ग्रामीण भारत में बात कर रहे हैं अंबेडकर नगर जिले की, और यहाँ सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं आनंद जी, अगर बात करूं टेरिकोट व्यवसाय की, एक समय था कि टेरिकोट की एक धूम थी, खूब टेरिकोट का नाम था, लेकिन अब धीरे धीरे कर आप देखें लगातार कम हो रहा है। तो टेरिकोट को लेकर, उसके भविष्य को लेकर क्या आप देखते हैं और सरकार को उसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है जी। अपने देश में ही नहीं, कई देशों में, विदेशों में भी जाता है और बड़ा कारोबार है। हैंडलूम, पावरलूम से हजारों लोग यहाँ रोजी रोटी पाए हैं। लेकिन सरकार तरफ से जितनी विद्युत चाहिए बुनकरों को, ऊर्जा की समस्या में, हाँ, ऊर्जा उतनी नहीं मिल पाती है। और जो रही बात कच्चे धागे की, सीरिया आदि देशों से कच्चा धागा आता है, उसमें तमाम बीच में रुकावटें आती हैं, पुलिस के द्वारा या सरकार के द्वारा कहीं रुकावटें आती हैं और विद्युत मिल नहीं पाती है। अगर विद्युत दे दिया जाए और इनको सब्सिडी दे दिया जाए, छूट दे दिया जाए, तो पूरे विश्व में छा जाएगा टांडा टेरिकॉट। और अंबेडकर नगर नहीं, पूरे देश की एक मुफ्त आय बढ़ जाएगी बुनकर से। बुनकर नगरी कहा जाता टांडा को। टांडा है, हंसवर है, जलालपुर है, आपका बसखारी भी कुछ है। इस तरह से तमाम क्षेत्र ऐसे जुड़े हैं कि अगर इसको बढ़ावा दे दिया जाए, छूट दे दिया जाए, पूरा ऊर्जा दे दिया जाए, तो ये आय का समझिए बहुत बड़ा वो आ जाएगा जी, आय बढ़ जाएगी। आनंद जी, क्या वहाँ पर्यटन की संभावनाएं हैं? हाँ है जी। हमारे जिले में देखिए, ये किछौछा दरगाह शरीफ है, गोविंद शाह मेला जो 2 महीने तक मेला चलता है जी। कोई सामान ऐसा नहीं है कि ना मिलता हो वहां। और ये सरमन क्षेत्र है, धमरुआ वाला पवित्र स्थल है,
इन लोगों को अगर पर्यटन स्थल बना दिया जाए तो आय बढ़ सकती है मेहंदीनगर की, साथ साथ देश की भी आय बढ़ सकती है जी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कभी। नहीं, उसका और कारण, रही बात शिक्षा- उसका कारण क्या शिक्षा के है मामले- आनंद जी? ऐसा नहीं हुआ, उसका कारण क्या है? 5-5 एमएलए हैं, खुद मायावती जी वहां खुद देखती रही हैं सारी चीजें, फिर भी अगर ये बोला जाए कि ऐसा नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ तो कमियां हैं। देखिए, यहाँ केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार जी दोनों अलग अलग पार्टियों के हुआ करते थे। कहीं न कहीं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार में अनबने बनी रहती थी। उतना जितना मिलना चाहिए केंद्र सरकार से उतना हेल्प नहीं मिल पाता, सहयोग नहीं मिल पाता जी, सब्सिडी नहीं मिल पाती है। चलिए इतना और मतलब रही कहीं बात- कहीं ना कहीं जो है वो एक जो तालमेल है वो शायद इस जिले का नहीं, बन नहीं, नहीं पाया, नहीं, वो इस तरीके सही, की आप सही। कुछ इशारा कर रहे हैं। जी कि अगर गोविंद साहब मेला आप देखे होंगे या सुने होंगे कि जितने इधर जिले हैं 12-14 जिले के लोग आते हैं, लगभग 2 महीना मेला चलता है, जी बहुत बड़ा मेला लगता है। वही दरगाह शरीफ जो है उर्स मेला लगता है, देश विदेश के लोग आते हैं। अगर वो पर्यटन स्थल बना दिया जाए और सौंदर्यीकरण कर दिया जाए तो देश से ही नहीं दूसरे देश से भी मुद्राएं आएंगी। चलिए ये भी एक सवाल है और ये भी जाना चाहिए कहीं ना कहीं सरकार तक। मैं महेंद्र प्रताप जी आपसे एक सवाल ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे हाईवे आप देखेंगे महेंद्र जी वहाँ से निकले हैं, बहुत सारे हाईवे ने जोड़ा है, तो आपको नहीं लगता कि उन हाईवे जो हाईवे बने हैं उनका लाभ सीधा सीधा अंबेडकर नगर को मिलता दिख रहा है? उसके अलावा एक जिला एक उत्पाद, ये भी योजना सरकार की रही है, लेकिन उसके बाद भी अगर लोग ये कहें कि वहाँ विकास अछूता है तो ये एक सवाल है, इससे आप लेकर क्या कहेंगे कि आखिर कमियां क्या रही? और उसके अलावा 5 एमएलए आप बता रहे हैं खुद ही कि पांचों के पांचों समाजवादी से इस बार गए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे लोग असंतुष्ट थे या कुछ और कारण रहे हैं? तो ऐसे बहुत सारे सवाल वहां तैर रहे हैं कि अंबेडकर नगर इतना बहुत सारी चीजें बताई हैं, सरिता जी ने भी, प्रतिमा जी ने भी, नरेंद्र जी ने भी बहुत सारी चीजें बोली हैं, लेकिन फिर कमियां कहाँ दिखती हैं? और ये जो हाईवे है उसका लाभ होता दिखता है या नहीं दिखता? हाईवे का लाभ तो अभी व्यापारियों को तो नहीं मिलता दिख रहा है, क्योंकि एक उत्पाद एक जिले में इस जिले का चयन जो है वस्त्र में हुआ है, टांडा, क्योंकि बुनकर नगरी है। तो हमने पहले भी कहा था कि उनको जो है मार्केट नहीं मिल पा रहा है जी, बुनकरों को, कि अपना जो है सामान जो है बनाए तो कहाँ उसको बड़े पैमाने पर उसकी बिक्री कर सके। एक तरफ महेंद्र प्रताप जी पानीपत देखिए कितनी तेजी से बढ़ा है, पूरा विश्व पटल पर पानीपत का नाम है, हाँ। लेकिन सेम उसी तरीके की स्थितियां आपके यहाँ हैं, लेकिन अंबेडकर नगर का जो जिस तरीके का एक नाम और पहचान होनी चाहिए वो नहीं दिखती। हाँ, हमें लगता है कि अब राजनीतिक पता नहीं ये नहीं बन पा रहा है इस जिले का जो है, क्योंकि इससे पहले जो है सपा बसपा के शासन में तो काफी विकास हुए हैं। इसके बाद सपा के भी जब 2012 में सरकार आई तो 5 विधायक सपा के ही बने जी, तब भी विकास नहीं हुआ, तब भी नहीं विकास होगा। फिर योगी सरकार में 2017 से 22 तक 2 विधायक हुए सपा से, तो भाजपा के, तो हुआ तो कुछ सुधार हुआ, लेकिन वो जमीनी स्तर का सुधार हुआ है। अभी उस तरीके सुधार नहीं हो पाया कि जो है व्यापारियों को और बड़े पैमाने पर लाभ मिल सके, चाहे बुनकर हो या, अब बुनकरों की मांग है कि उनको फ्लैट रेट पे बिजली मुहैया कराई जाए, तो ये था, लेकिन इस पर भी अभी देखिए गवर्नमेंट क्या करती जी। ये सब है समस्या इस जिले के, मतलब तो जिले को जो लाभ मिला है वो कौन से ऐसे लाभ है जो वास्तव में जिला बनने के बाद जिले को मिले? अगर वहां कुछ हुआ ही नहीं तो फिर कैसे? फिर तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हैं। अगर जिला जो है, जिला मायावती जी ने बनवाया जो है 1995 में, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, मेडिकल कॉलेज है, महामाया इंजीनियरिंग का कृषि कॉलेज है, तमाम ऐसे काम हुए। इसके बाद जो है उसको
उतना संसाधन या उस तरह के मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं कि उसका लाभ जो है तीव्र गति से हो रहा, लेकिन बहुत स्लो, बहुत धीमी गति से हो रहा है। विकास की गति धीमी, आप कह रहे हैं कि विकास की गति धीमी है। जिस तरीके का विकास दिखना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं कमी लगती है आपको? कमी है, और हमें लगता है फिर आने वाले 5 सालों में ही ऐसा सोचना पड़ेगा, क्योंकि 5 विधायक सभा के हुए हैं, तो फिर उनके समक्ष भी एक रहेगा प्रश्न, क्या करेंगे, जो है गवर्नमेंट हमारी नहीं है। तो जी, हमें नहीं लगता कि बड़े ऐसे ये एक बहाना भी अच्छा मिल जाएगा, ये एक बहाना भी हो जाएगा, है ना? ये एक रहता भी है कि भाई देखिए हमारी तो सरकार नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए तो हमें लगता है कि आने वाले 5 सालों में जो योजनाएं हैं वही ऐसे गति पकड़े रहेंगी, बाकी उस तरीके बड़े इसका जवाब भी सरिता जी मुस्कुरा रही हैं तो उनसे ले लेंगे इसका जवाब। पहले में प्रतिमा जी, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रतिमा जी हम बात करें, और वहाँ पर क्योंकि बेटियों की शिक्षा को लेकर कोई बहुत ज़्यादा बोलता नज़र नहीं आया, या तो ऐसा लग रहा है कि बेटियों को पढ़ाने में आज भी जिला संकुचित जो एक कहते हैं सोच रखता है कि नहीं बेटियां ज़्यादा आगे नहीं बढ़नी चाहिए, कुछ इस तरीके की बातें हैं, या फिर बोलते हुए बचना चाह रहे हैं, जबकि दो एक महत्वपूर्ण महिलाएं पदों पर हमारे सामने बैठी हैं। तो बेटियों को लेकर आप जिले में स्थितियों को कैसे देखती हैं, और उनके लिए अभी और क्या होना चाहिए कि जिससे कि वो आगे बढ़ के आ सकें? और उसके अलावा अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि ये कह देना बड़ा आसान है कि भाई अब हमारी तो सरकार नहीं है तो हमारे तो कोई सुनेगा नहीं, लेकिन आपकी सरकार नहीं है तब ज़्यादा काम होते हैं, विपक्ष का आदमी ज़्यादा तेजी से विकास करा सकता है, ये एक कहा जाता है और ये वास्तविकता भी है। प्रतिमा जी। जी 2012 से लेकर 17 तक समाजवादी सरकार थी। सभी जानते हैं, यूपी नहीं पूरा देश जानता है कि चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, तकनीकी शिक्षा के लिए उनको लैपटॉप दिए गए, टैबलेट दिए गए, कन्या विद्या धन दिया गया, बेटियों को पढ़ने के लिए साइकिल दिया गया। और भाजपा की गवर्नमेंट में 17 से लेकर 22 तक ऐसी कोई सुविधा नहीं रही जो बेटियों के लिए या बेटों के लिए रही। यहीं से डाउन हो गई शिक्षा, और डाउन होते होते कोरोना काल आया और बीजेपी की गवर्नमेंट में एक बहाना मिल गया कि अब तो स्कूल नहीं खुल सकते, कोरोना आ जाएगा, कोरोना फैल जाएगा, रैलियां हुई कोरोना नहीं हुआ, चुनाव हुए कोरोना नहीं हुआ, तो शिक्षा यहीं से डाउन होती चली गई। और कहीं ना कहीं जो कैश देकर बच्चों के अभिभावकों को लुभाया जाता है, ये बहुत बीमारी एक तरह से ये भी एक हो गई है। कैश देकर उनके खातों में उनको लुभाया जा रहा है और माता पिता कैश पा जाते हैं, और क्या जरूरत है बच्चों को पढ़ाने लिखाने की। स्कूल कॉलेज खुले हैं, कितने संसाधन सरकार के लगे हुए हैं, और हम बहाना नहीं बनाएंगे। इन 5 सालों में आप देखेंगे, और सौभाग्य से हमारे सभी एमएलए अंबेडकर नगर के 5 समाजवादी पार्टी के हैं, और हम लोग भी जिला पंचायत सदस्य हैं, और हम लोग विपक्ष में हैं। मजबूती से हम लोग लड़ेंगे, और जो भी संसाधन है सरकार से हम लोग उसको डिमांड करके अंबेडकर नगर जिले में लाएंगे, चाहे वो शिक्षा का अभाव हो। अभी खेल के मैं देखिए, बीजेपी के सरकार में अवैध कब्जे हो गए उनके लोगों के द्वारा। कोई हमारे यहाँ पे देखिए बैठे हुए हैं 3-4 लोग, कोई ऐसा खेल का मैदान बताया डेवलप हुआ हो, बल्कि अवैध कब्जा हो गया है। और जगह जगह महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, घर जला दिए जा रहे हैं, जबरदस्ती थानों में पकड़ के लेके जाया जाता है। छोटे तबके के लोगों को, दलितों को, वंचितों को, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं अशिक्षा का सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि ऐसी हमें बार बार असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो ये तो हो गया बेटियों के लिए शिक्षा के लिए, और महिलाओं के लिए रोजगार परक शिक्षा, तो इसका भी अभाव है। हमने भी बताया कि सरकारी तंत्र पर राजनीतिज्ञों का कब्जा था 5 साल, लेकिन हम लोग 5 साल उस तंत्र को साफ सुथरा बनाए रखेंगे। और हम लोग कमजोर नहीं है कि यूपी में हमारी गवर्नमेंट नहीं है तो अंबेडकर नगर में हम लोग बहाना नहीं बनाएंगे, हम लोग लड़ेंगे, और जो भी सरकार से नहीं मिलेंगे हम लोग अपने पास से उस सुविधा को मुहैया कराएंगे। अच्छा प्रतिमा जी, आप इस बात से सहमत हैं कि वहाँ पलायन रुका? पलायन तो एक बार जब कोरोना काल आया, लोग वैसे ही वापस आ गए। केंद्र और यूपी गवर्नमेंट की वजह से सब भाग के चले आए, डर के मारे लोग जा नहीं रहे हैं। ये सरकार कब लॉकडाउन लगा दे, फिर कब लोग भाग के घर में आए। तो जो भी हमारे जिले में संसाधन है उसी में लोग जीना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं। जो थोड़ा सा मजबूत बेचारे हैं वो बाहर जा रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग
अब यही रहेंगे। हम लोगों से यही निवेदन अपने अम्बेडकर नगर वासियों से करते हैं, आप लोग धैर्य बनाए रखें, हम लोग आप सभी के साथ हैं। चलिए, आप बिल्कुल। सभी और के साथ जो भी हो विपक्ष का काम भी है, विपक्ष का काम भी है कि लोगों को एकदम तैयार रहने के लिए कहना कि भाई हम लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि विपक्ष की भूमिका बड़ी अहम होती है। सरिता जी, देखिए, बहुत सारे सवाल महेंद्र प्रताप जी ने भी, आनंद जी ने भी और प्रतिमा जी ने भी खड़े किए। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली की समस्या को लेकर ये कहा जा रहा है कि वहाँ बिजली की समस्या है। उसके अलावा जो नगर के अंदर अगर हम बात करें, क्योंकि जो बुनकर लोग हैं उनके लिए जिस तरीके की सुविधाएं या जिस तरीके के लिए जो उनका जो सामान है उसे बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है, तो उसे लेकर आप क्या कहेंगी? और वो कौन से कार्य हैं सरिता जी जो पिछले 5 वर्षों में वास्तव में वहाँ हुए हैं, जिन्हें लेकर लोग, हम ये कहेंगे कि विपक्ष का काम है उंगलियां उठाना, लेकिन क्या वो कार्य हुए हैं उसे लेकर भी हम जानना चाहेंगे जी। देखिए, मैं सबसे पहले ये बता दूं आपको कि सबकी जानकारी में है कि भाजपा सरकार 2017 के पहले सपा सरकार में बिजली की कैसी स्थिति थी ये तो कहीं से अछूता नहीं है। लोग जानते हैं कि किस तरीके से बिजली अगर जाती थी तो कई कई दिनों तक आती नहीं थी। ग्रामीण क्षेत्रों में ये नियम बनाए गए थे कि 1 हफ्ते बिजली दिन में रहेगी और 1 हफ्ते बिजली रात में रहेगी। और ये नियम इतनी तेजी से पूरे गांव में फैले हुए थे कि हम लोग जब गांव में जाते थे तो लोग ये पूछते थे कि ये कौन सा नियम है कि बिजली 1 हफ्ते दिन में रहेगी और 1 हफ्ते रात में रहेगी। क्या हम लोग केवल 12 घंटा जिए, 12 घंटा मर जाएं? तो ऐसी स्थिति में जब से 2017 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 24 घंटों में से 18 से 22 घंटे बिजली मिल रही है। बुनकर क्षेत्रों की मैं बात करूं तो वहां पर भी यह स्थिति थी कि लोग अपने लूम में ही सोते थे, और जब रात में लाइट आती थी सपा सरकार में तब वो चलाते थे, और जिस टाइम रात में आती थी वो रात भर जाग के अपना लूम चलाते थे, और जिस टाइम दिन में आती थी वो रात में सो करके दिन में उठ के अपना लूम चलाते थे। तो ऐसी स्थिति उनके साथ थी कि उनको 12 घंटा बिजली मिलती थी केवल, और अब 18 से 22 घंटा बिजली मिल रही है। कॉमर्शियल उनका कुछ ना कुछ फायदा जरूर बढ़ा है, और ये आप स्वयं उनके मुंह से पूछ सकते हैं कि उनका जो पहले काम करने का एक दायरा था वो अब बिजली की वजह से बढ़ा है। और प्लेटफॉर्म की बात अगर कहें तो प्लेटफॉर्म के लिए भी एक जनपद एक उत्पाद के रूप में अम्बेडकर नगर का भी नाम है, और उनको भी प्लेटफॉर्म देने के लिए आगे काम किए जा रहे हैं। दूसरी चीज, आप बार बार बोल रहे हैं कि अम्बेडकर नगर का नाम उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारत में अम्बेडकर नगर का नाम इसी उत्पाद की वजह से प्रचलित है। और भारत में ही नहीं, पूरे एशिया में। आप जीके पढ़िएगा, आप उसमें देखिए, अगर कहीं टेरिकॉट का बुनकर शहर का नाम लिया जाता है तो पूरे एशिया में टांडा का नाम लिया जाता है। तो कहीं ये टांडा ही ऐसा क्षेत्र है जिसकी वजह से हमारा अम्बेडकर नगर उद्योग के मामले में पूरे भारत ही नहीं विश्व में जाना जाता है। तो इसके प्लेटफॉर्म के लिए सरकार इसके लिए आगे प्रयास कर रही है। और पर्यटन के क्षेत्र में अभी बात हो रही थी, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पर्यटन के क्षेत्र में शिव बाबा, श्रवण क्षेत्र और किचौचा, इन सभी को डेवलप करने का एक पूरा प्रोजेक्ट बन चुका है। और इनके गोविंद साहब का मेला हुआ, इन सब के लिए आगे प्रोजेक्ट बन चुका है, और ये बहुत भव्य रूप से इनका विकास होने वाला है, जिससे हमारे अम्बेडकर नगर में पर्यटन का बहुत ही महत्व बढ़ने वाला है, जिससे यहाँ के जो लोग हैं उनको भी उद्योग मिलने वाला है। और जो आप सड़कों के जाल देख रहे हैं, अभी जो फैजाबाद से अम्बेडकर नगर को जोड़ने वाली जो सड़क है, पूर्वांचल एक्सप्रेस है, इन सबका जो चौड़ीकरण हुआ है फैजाबाद से जोड़ने वाला, और अभी मैं आपको आंकड़ों में बताऊं अगर, तो 900 एक सेकंड में देखती हूँ, 941 करोड़ 76 लाख का प्रोजेक्ट अभी पास हुआ है। इसी हफ्ते, इसी 1 महीने के अंदर पास हुआ है। और इसको सरिता जी, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें गिनवाई और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें कही भी, उसका भी आपने अच्छे से जवाब दिया। वो कौन से कारण रहे? क्योंकि आपने बोला कि पूरे विश्व में नाम है, बहुत अच्छा चल रहा है अम्बेडकर जिला, बड़ा बेस्ट है, मतलब वहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे कौन से कारण रहे कि सरकार आपकी थी उसके बाद भी अम्बेडकर नगर जिले ने नकार दिया? 5 विधायक समाजवादी पार्टी के वहाँ जीत कर आए हैं, तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो कमियां रही होंगी, क्योंकि बुनकर जैसे बता रहे हैं वहाँ बहुत ज्यादा हैं। देखिए, मैं इन चीजों को
सिर्फ एक लाइन में बोलूंगी कि इसको जातीय समीकरण से इस बार का चुनाव अंबेडकर नगर में लड़ा गया है, क्योंकि अगर विकास की दृष्टि से देखा जाए तो अंबेडकर नगर कहीं से अछूता नहीं था। उत्तर प्रदेश में जो योजनाएं लागू हुई वो अंबेडकर नगर में भी लागू हुई। लोगों को जो राशन पूरे उत्तर प्रदेश में फ्री मिल रहा था वो अंबेडकर नगर में भी मिल रहा था। जो आवास आपको पूरे भारत में मिल रहा है वो अंबेडकर नगर के भी शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम, हिंदू सभी जातियों को मिल रहा है। और आप लोगों की जानकारी में है ये सारी चीजें, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि सबसे ज्यादा केवल जातीय समीकरण बिगड़ गए वहां पर। जातीय समीकरण को मैं इसमें वरीयता दूंगी, क्योंकि यहाँ पर इमोशन से जोड़ दिया गया इसको कि हमें सरकार बदलनी है, जातीय हमारी जाति का कोई खड़ा है तो हमको उसको आगे बढ़ाना है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के लोग इतने अशिक्षित जरूर निकले कि वो लोगों को ये नहीं समझ में आया कि विकास तो तभी संभव है जब ऐसी सरकार आए। मैं ये नहीं कहती भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आपके लिए ठीक है, मैं ये कहती हूँ कि अगर आपके अंदर जरा सा भी सूझबूझ है तो आपको स्वयं सोचना होगा कि जिस सरकार ने गरीबों की ऐसी ऐसी योजनाएं जिनके बारे में और कोई सरकारें नहीं सोच सकी, उन योजनाओं को सोचा ही नहीं अपितु धरातल पे उतारा, उसके बावजूद भी आप अपने जातियों में फंसे रहे, तो ऐसे अम्बेडकर नगर हो या कोई भी जिला हो, ऐसे जिले का विकास नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, विकास के आड़े जाति आई जाती है। और जिस तरीके की बातें आप बता रहे हैं शायद वो भी एक बड़ा कारण रहा हो। मैं नरेंद्र मोहन जी, क्योंकि ग्रामीण अगर हम क्षेत्र की बात करें तो कृषि को लेकर वहाँ क्या स्थितियां आपको लगती हैं, कितना काम अभी बाकी है और कितना काम कृषि क्षेत्र में वहाँ हुआ है, किसानों की समस्याओं का कितना समाधान हुआ है और कितना अभी बाकी है। और दूसरी बात आप इसे जान लेते हैं कि अभी और भी कितना विकास होना बाकी है वास्तव में जो अंबेडकर नगर को अंबेडकर नगर की एक पहचान दिलाए। जी जी, अब देखिए किसान के लिए तो जी जी बोलिए नरेंद्र जी, जी बोलिए। किसान के लिए बिजली की व्यवस्था समुचित हो, बीज की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था, ठीक है। जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। सिंचाई के लिए हम ब्लॉक होती है बिजली की, बीज की, खाद की और सिंचाई की। तो सिंचाई के लिए हमारी नहरें भी अच्छे फंक्शन पे काम कर रही है कि मतलब उनसे भी सिंचाई किसान कर लेता है जो सटे हुए नहर से सटे हुए खेत हैं किसानों के। उसके बाद बोरिंग की सुविधा है हमारे ब्लॉक से। आप समझिए कि इस वर्ष करीब करीब कुछ नहीं तो 500 लोगों ने बोरिंग कराई, फ्री बोरिंग जी। तो वो सिंचाई की सुविधा उससे ठीक हो गई। लाइट के बारे में अभी सरिता जी बता ही रही थी, एकदम सत्य है कि इस समय 18 से 22 घंटे बिजली मिल रही है। तो किसान को सिंचाई की भी सुविधा है, बीज की भी सुविधा है। हमारे ब्लॉक में खुद ही सेंटर है, हमारे पूरे ब्लॉक में करीब 7-8 सेंटर थे, सब पे बीज उपलब्ध था। जहां जहां कमी आई हम लोगों ने मंगवा के दिए। तो मुझे नहीं लगता कि कृषि के क्षेत्र में कोई दिक्कत है। अच्छा, गन्ने के भुगतान की क्या स्थिति है वहां पर? गन्ने के भुगतान की जो भी थोड़ी बहुत समस्याएं थी उसका निराकरण तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया ही है जी। और मान लीजिए जिन किसी का बकाया होगा भुगतान हो जाएगा जी। और गन्ना उत्पादन भी बहुत अच्छा हो रहा है हमारे यहाँ जी। जो ये मिजौड़ा मिल है वहाँ के जो टेक्नीशियन है वो सब आके खुद ही ट्रेंड करते हैं किसानों को कि आप ये वाला बीज लगाइए, इससे उत्पादन आपका अच्छा हो जाएगा। तो वो लोग लगा भी रहे हैं। मैं खुद भी एक किसान हूँ, मैंने भी लगवाया था। जी जी। तो गन्ना किसानी के अलावा जो और खेती की चीज़ें हैं उसे लेकर वहाँ किसानों में क्या उम्मीद है? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि गन्ना जहाँ होने लगता है तो वहाँ दूसरी खेती बंद होती चली जाती है। नहीं, हम जैसे हमारे यहाँ तो हर तरह की खेती हो रही है। किसान गन्ना भी बो रहा है, आपका पेपरमिंट मेंथा की खेती भी कर रहा है, गेहूं, सरसों और धान ये तो हो ही रहा है। और कुछ लोग तो मतलब सब्जी का भी उत्पाद करते हैं, सब्जी की भी खेती काफी अच्छे स्केल पे कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में। तो जी चले नरेंद्र जी, एक अंतिम सवाल, क्या मांगना चाहेंगे आप सरकार से कि जो जिले के अंदर जो समस्याएं हैं वास्तव में खत्म हो जाएं? वैसे तो देखिए समस्या ऐसा कुछ है नहीं, थोड़ा सा हम मेडिकल कॉलेज में भी काफी सुधार आया है और थोड़ा सा मेडिकल कॉलेज में सुधार लाने की और जरूरत है, क्योंकि
क्रिटिकल केसेस जो है वो थोड़ा सा हैंडल होने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है भी। लेकिन मुझे लगता है कि इस वर्ष यहाँ पे सारी सुविधाएं हो जाएंगी कि क्रिटिकल केसेस भी यहाँ पे हैंडल होने लगेंगे, और डायलिसिस की, ऑक्सीजन प्लांट की सब तो हो ही गई है सुविधा। जी, मैं जानकारी देना चाहूंगी कि हमारे अंबेडकर नगर के मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर के प्रोजेक्ट को पास कर दिया गया है और जल्दी ही हमारे यहाँ ट्रॉमा सेंटर होगा और लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा सरिता जी, चलिए आप क्योंकि जवाब दे रही हैं तो एक बात और बता दीजिए कि जिले को और क्या चाहिए जो वास्तव में अभी भी आपको या किसी को भी कमी तो लगती होगी। ऐसा तो है नहीं कि कोई जिला बिल्कुल एकदम ऐसा है कि उसके अंदर कोई समस्याएं नहीं है। क्या मांग करेगी अगर आपको मांग करनी पड़े जिले के लिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो जिले में सारी चीजें हैं, बस उनमें थोड़े थोड़े सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि 5 साल भाजपा की सरकार रही है जो बहुत तेजी से सुधार लाया है उन्होंने, लेकिन स्थिति इस कदर थी कि समझ लीजिए सड़कों के गड्ढे पाटे गए हैं अभी 5 सालों में, और 5 साल हमें विकास के लिए चाहिए। तो इस बार आपका 5 साल पूरा विकास का होगा और अगली बार अंबेडकर नगर आपको पूरा बदला हुआ दिखेगा। चलिए, बिल्कुल, और बदला हुआ दिखना भी चाहिए। आप सभी ने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंबेडकर नगर जिला अपने साथ कई खासियत लिए है। पावर लूम, हथकरघा से वस्त्र निर्माण इस जिले की खासियत है। कहा जा सकता है कि अगर पूरा ध्यान दिया जाता है तो ये क्षेत्र वस्त्र उद्योग में राज्य और देश को बहुत समृद्ध कर सकता है। इस व्यवसाय को फलने फूलने के लिए रियायती दरों पर सूद चाहिए। किसानी के अपने सवाल हैं तो रोजगार भी यहाँ एक बड़ा फैक्टर है। स्वास्थ्य को, परिवहन की समस्याओं को यहाँ पर अभी और काम की जरूरत है। उसके अलावा अगर हम बात करें पलायन की, तो लोगों का कहना है कि वास्तव में यहाँ पलायन रुका है और लोग अब यहाँ वापस स्वरोजगार की ओर बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं उसके बाद भी जिले को अभी बहुत विकास की दरकार है। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।